नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत की आवाजें बुलंद हो रही हैं, वहीं कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर उठे विवाद के बाद ये सवाल उठने लगा है कि सिर्फ 18 माह पहले जो पार्टी अपने बलबूते पर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसका भविष्य आखिर क्या है और क्या पार्टी ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं से कोई सबक हासिल किया है या नहीं। बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पार्टी ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा और बिहार में हार की वजह यह है कि पिछले 1 साल से पार्टी को शक्तिहीन बना दिया गया। उनकी ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बिहार में पार्टी की हार के लिए किसी को दोषी न ठहराना ये सुनिश्चित करना है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार ही नहीं है और ये दर्शाता है कि जो लोग पार्टी की जीत की स्थिति में श्रेय लेते हैं वो शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को निशाना बनाते हुए जिस तरह के हमलों की शुरुआत हो गई है, उसका अंतिम नतीजा क्या निकलेगा। देश देशांतर में यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर चंदन यादव, लेखक और विश्लेषक मधुकर उपाध्याय और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है और आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के बयान आ रहे हैं जो न सिर्फ ये कि पार्टी नेतृत्व के ऊपर एक तरह से आक्षेप लगा रहे हैं, बल्कि उसे सीधे तौर पर हार के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हार की समीक्षा होनी चाहिए और वो लोग समीक्षा ना करें जिन्होंने अभी संसदीय बोर्ड की बैठक में समीक्षा की थी। आखिर इसके मायने क्या है संबित पात्रा साहब? देखिए, ये बात सच है कि बिहार में एक बड़ी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को और इसकी समीक्षा हो रही है, इसकी समीक्षा होनी भी चाहिए। और दूसरा बात, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी हार हो तो ऋषि वेश धारण करके बहुत शांति के साथ चिंतन करना चाहिए और कभी भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। उसी अपने विषय को फॉलो करते हुए मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मैं रिएक्टिव नहीं होऊंगा। हम मंथन कर रहे हैं और मंथन जब हो जाएगा समाप्त तो उसमें से अमृत निकलेगा और जीत हमारी भविष्य में होगी। थोड़ा धीरज, पेशेंस की आवश्यकता है, वो हम रखेंगे। जी, धीरज की आवश्यकता है और जब मंथन होगा तो उसमें से अमृत भी निकलेगा, विष भी। केसी त्यागी साहब, आप इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि देश की राजनीति उस घटनाक्रम से प्रभावित है, इतना मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की भी इतनी ही करारी हार हुई थी और हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री और नेता श्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर के कहा था कि शायद जनता का मैं विश्वास प्राप्त करने में नाकामयाब रहा हूं और मैं अपयश में नहीं जीना चाहता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और श्री जीतन राम मांझी को नवंबर के चुनाव तक के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सिर्फ, अगर मेरी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, शायद 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी और वो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भी ऐसा ही उदाहरण पेश करने के लिए अपने पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। क्योंकि जब हम ग्राम पंचायत नगर निगमों के चुनाव के लिए भी श्रेय एक पार्टी के एक ही नेता को देते हैं, तो राज्यों के और केंद्रों के चुनाव के लिए भी आखिर कोई ना कोई तो हम पार्टियों के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार बनाएंगे। तो जैसे नीतीश जी ने जिम्मेदारी तब ली, आज वो लोग जो हैं फिर सत्तारूढ़ हुए हैं और इसमें कोई मगरूरियत या अहंकार या ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए किसी को भी। और जो पराजय है वो भी विनम्र बनाती है और जो जय है वो भी विनम्र बनाती है। और पराजय जो है आदमी को और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग। जी, चलिए मैं आता हूं आपके पास में केसी त्यागी साहब।
डॉक्टर चंदन यादव साहब, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। तो चंदन जी, आप किस रूप में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाक्रम हो रहा है, और क्या सिर्फ इसे उस पार्टी का अंदरूनी मामला माना जाए या ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला भी है? देखिए, जब लोकसभा में हमारी हार हुई थी और जब दिल्ली विधानसभा में हमारी हार हुई थी, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आकर के एक जिम्मेदारी ली थी। ठीक ही कहा त्यागी साहब ने, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किस तरह से अपने स्ट्रक्चर के तहत इस पे क्या मंथन करते हैं, क्या निकालते हैं, वो उनका मामला है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जो उस दिन इनके मीटिंग के बाद जो जेटली साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर वही किया कि बिहार को डिमीन किया। उन्होंने एक लॉजिक दिया कि हम इसलिए हारे क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल अर्थमेटिक था उसकी वजह से हम हारे, और बिहार के लोगों ने जातिवादी राजनीति की। उन्होंने बिहार पे एलिगेशन लगाया कि हमने कास्ट पॉलिटिक्स किया। वही जनता जब उनको 2014 में वोट किया था तब उनको प्रोग्रेसिव बताया, तब उनका कोई सोशल अर्थमेटिक का वो कारण नहीं बताया। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से ये मंथन करेंगे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन बार बार शुरू से लेकर के आज तक ये बिहार की जनता का अपमान और स्वाभिमान पर इन्होंने सवाल उठाया। ठीक, अरविंद मोहन जी, आप इस बिहार चुनावों की समीक्षा किस रूप में करते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है, ये वक्ती तौर पे है और ये मामला दब जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मामला दबाने की कोशिश पार्टी करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि ये लीडरशिप कोई अचानक ऐसे नहीं आई है, सोच समझ के साथ आई है। पार्टी की सहमति है और उससे भी ज्यादा संघ की सहमति है। संघ सरकार की आर्थिक नीतियों से कितना सहमत असहमत है वो एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार बनवाने, चलाने और पार्टी अध्यक्ष बनवाने में संघ की पूरी सहमति रही है। तो ये लड़ाई अभी जो दिख रही है चुनाव के बाद, वो बीजेपी के अंदर का एक मुद्दा है और संघ बीजेपी के रिश्ते का एक मुद्दा है। क्या संघ प्रमुख के बयान ने हरवा दिया या बीजेपी की कार्यशैली ने हरवा दिया अध्यक्ष की और मोदी जी की, ये मसला है। और मुझे लगता है कि कई बार डिबेट को इधर से उधर डाइवर्ट करने में जो भी ग्रुप, चाहे संघ का हो या फिर बीजेपी का हो, वो इसमें मजे ले रहा है। वो कई बार संघ प्रमुख के बयान का इशू इसलिए उठाया जाता है कि उस पे सारा ठीकरा फोड़ के और फिर उस रिश्ते को थोड़ा दूर किया जाए। संघ को भी इस बयान में मुझे लगता है कोई खास आपत्ति नहीं लगती, क्योंकि अगर अभी जो एक कलेक्टिव लीडरशिप की जगह पर्सनल एक दो लोगों की लीडरशिप बनी है, 3 लोगों की लीडरशिप बनी है, अगर वो व्यवस्था हटती है तो संघ की चलती मेरे ख्याल से और ज्यादा हो जाएगी। संघ इसी बहाने और दबाएगा और तब संभवतः आर्थिक नीतियों पे और बाकी चीजों पे भी दबाव शुरू हो जाएगा, जो अभी उतना नहीं दिखता कम से कम। मधुकर जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप ये भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, 2 चीजें। एक तो ये कि जिसको आपने भी कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि बगावत की तरह कुछ पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा वो लोग ना करें जो इसमें शामिल थे, दूसरे लोग करें। मैं इसे बगावत नहीं मानता, ये अवसर है। वो एक अवसर की तलाश कर रहे थे और वो अवसर उन्हें मिल गया बिहार के चुनाव से। लेकिन उससे 2 अर्थ और निकाले जाने चाहिए बिहार के चुनाव के। नंबर 1 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के चुनाव से पहले तक अपराजेय दिखाई जा रही थी, वो अपराजेय नहीं है। वो हार सकती है और उसको कहीं भी किसी भी जगह अगर सख्त ढंग से चुनौती दी जाए तो उसका मुकाबला किया जा सकता है। दूसरा इसका अर्थ ये निकाला जाना कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर सीटें बिहार में जीत ली हैं, ये मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन होगी। वो भी एक मौके का फायदा उठाने जैसा बयान होगा अगर आप कहें कि कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस अपराजेयता को जो चुनौती मिली है, उस चुनौती का असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। हो सकता है वो बिहार की सीमाएं पार करके दूसरे राज्यों में जाए और उसका असर दिखाई पड़े। ठीक, डॉक्टर संबित पात्रा साहब, अभी पिछले 2-3 महीनों से एक चर्चा चल रही थी और बिहार चुनावों का भी उसमें असर देखने को मिला, ऐसा कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है। बीफ के मुद्दे को लेकर के और दूसरे कई सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के जिस तरह के बयानात आपकी पार्टी के नेताओं के आए और जिसके बाद हमें ये बताया गया, सुनने को मिला कि अमित शाह साहब ने उन लोगों को जिन्होंने विवादास्पद बयान दिए थे
बुला करके और एक तरह से तंबीह की है, चेतावनी दी है कि वो इस तरह के बयान ना दे। अभी हाल ही में कर्नाटका में हिंसा की घटनाएं हो रही है, टीपू सुल्तान को लेकर के एक नया विवाद आरएसएस और उसके आनुषांगिक संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पृष्ठभूमि में और बिहार चुनावों के बाद जो कुछ भी कर्नाटक में हो रहा है, जो आपके सहयोगी संगठन स्टैंड ले रहे हैं, वो सही है? दो चीजें हैं। पहली बात तो है, आपने भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस बिहार में रहा, इन दोनों को जोड़ के देखने का प्रयास किया गया है। कई लोगों ने कहा इससे पहले भी, और मैं तो इतना मानता हूं, जब चुनाव में हार होता है तब सहिष्णु होकर सब कुछ सुनना, उसे समझना और उसे डाइजेस्ट करने की क्षमता प्रत्येक प्रवक्ता में भी और नेता में होना चाहिए। और इस कारण से मैं बहुत रिएक्टिव नहीं होऊंगा, हम उसको समझेंगे, सोचेंगे। मगर इतना मैं क्लैरिफाई कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी दुनिया यहां की वहां हो जाए वो समाप्त नहीं होती है, उसके भविष्य कभी खतरे में नहीं पड़ता, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो कैडर होता है, वो जमीन से उभर के आती है, इसलिए उसके नींव को कोई हिला नहीं सकता है। दूसरी बात, जहां तक कर्नाटक का विषय है, कर्नाटक में आप देखिए क्या हुआ है। आपका कहना कि संघ और उसके कुछ आनुषांगिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है, किसी भी विषय पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप शांतिप्रिय तरीके से अपने विषय को रख सकते हैं। कोई भी संगठन, मैं आपको याद दे रहा हूं, केवल विश्व हिंदू परिषद या ऐसे कोई संगठन उन्होंने नहीं रखा है। कुर्ग जो एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, वहां कुर्ग के अनेकों संप्रदाय, अयंगार संप्रदाय ने, उन्होंने भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया है। जो मैंगलोर के क्रिश्चियंस है, उनकी जो एसोसिएशन है, कैथोलिक एसोसिएशन है, उन्होंने बड़े पैमाने में डेमोन्स्ट्रेशन किया है। जो वायनाड और केरला के मालाबार क्षेत्र के जो संप्रदाय हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया है। डेमोन्स्ट्रेशन को किस प्रकार से आत्मसात करना, किस प्रकार से पीसफुली उसे सुनना, उसमें से सत्यता को निकालना और एक्ट करना, यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है। 3 लोग मर जाते हैं, कलबुर्गी साहब की हत्या हो गई, अभी तक उसका एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। तो स्वाभाविक रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर्नाटक का है वो लचर है। मैं तो ये कांग्रेस से पूछता हूं कि आखिरकार ऐसे चीफ मिनिस्टर को क्यों बनाए रखना जो चीफ मिनिस्टर वहां कानूनी व्यवस्था ही नहीं बनाए रख सकता है। टीपू सुल्तान से क्या आपका विरोध है, मैं वो समझना चाह रहा हूं। क्या काम है? देखिए, टीपू सुल्तान से जहां तक कोई भी विरोध हो, तमाम संगठनों ने अपना विरोध स्टेट गवर्नमेंट को रखा है। स्टेट गवर्नमेंट इस पर चिंतन करे, इनके साथ बैठ के पीसफुली डायलॉग करे। कुर्ग के लोगों का कहना है, ये भाजपा नहीं, कुर्ग के लोगों का कहना है कि देखिए, नवंबर 10 जिस दिन टीपू सुल्तान का जन्मदिन बनाया जा रहा था, जयंती, उस दिन जन्म जयंती है नहीं, 20 नवंबर को है। 10 नवंबर को 700 अयंगार, मेलकोट अयंगार को उस दिन फांसी चढ़ाई गई थी। तो अयंगार लोग इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथोलिक चर्च के जो फादर्स हैं, उनका प्रदर्शन है कि चर्च डिस्ट्रॉय किए गए थे, इसलिए टीपू सुल्तान की जयंती क्यों मनाई जाए। तमाम लोगों को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन संबित पात्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का टीपू सुल्तान के बारे में क्या स्टैंड है? क्या आप उसे देशभक्त और फ्रीडम फाइटर मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मेरा मत महत्वपूर्ण नहीं है, तमाम हिस्टोरियंस के मत को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी, बड़े बड़े लोगों ने भी इस पे 2-1 दिन में सोशल मीडिया में अपनी विचार को रखा है। जो मैंने आपको 700 मेलकोट अयंगार के फांसी के विषय में कहा, यह बेंगलोर के वाइस चांसलर ने लिखा है। तो स्वाभाविक रूप से जब बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार से विमर्श करते हैं, तो राजनीति नहीं करके बुद्धिजीवियों के साथ बैठिए। मैं टीपू सुल्तान के विषय में कहने के लिए एक हिस्टोरियन के रूप में यहां उपस्थित नहीं हुआ हूं, हिस्टोरियंस बताएं। मगर मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, मैं कानून व्यवस्था पे सवाल उठाऊंगा कि अगर इतने सारे लोगों को परेशानी है, उनको बैठ के बात क्यों नहीं किया? आप रहे हमारे साथ जी। केसी त्यागी साहब, आप कर्नाटक में हुई इन घटनाओं को और खास करके टीपू सुल्तान, जो जिसको एक बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाका माना गया है, अभी तक इतिहास की पुस्तकों में भी ये पढ़ाया जाता रहा है और आमतौर पर इस पर सहमति रही है, लेकिन अब उनको एक दूसरी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, हैदर अली के दोनों बेटे टीपू सुल्तान, ये ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले गांधी, सुभाष और जवाहरलाल जैसे योद्धा थे। रानी झांसी जैसे बहादुर लोग थे, बहादुर योद्धा थे। लेकिन जब इतिहास को
पुनर्गठन नहीं, पुनर्कलंकित करने का प्रयास हो रहा हो, तो फिर तो गोडसे की शहादत का दिन भी आ रहा है। और जिन संगठनों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे, बापू के जो हत्यारे थे, फादर ऑफ द नेशन के हत्यारे थे, उसको भी गौरवान्वित करने का आ रहा है। तो इस परिवार ने तय किया है कि जो स्थापित इतिहास है, उनका तो चूंकि कोई इतिहास है नहीं, जो इतिहास है आजादी की लड़ाई का, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसका पुनर्लेखन करो। रानी झांसी को जिन्होंने गिरफ्तार कराया, जिन्होंने मरवाया, वो राष्ट्रभक्त हैं। और वो जो लोग मरे हैं, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे हैदर अली हो, और चाहे रानी झांसी हो, वो लोग जो है वो कोई एंटी हिंदू हो गया है, कोई इतिहास की धारा का हिस्सा नहीं है। तो ये चला है नई सरकार आने के बाद। और हमारा एनडीए से अलग होने का, कुर्बान जी, एक बड़ा कारण यही था कि जो नया नेतृत्व है वो पुरानी सभी मान्यताओं को कुचल करके ऐसे सहिष्णु समाज का निर्माण करेगा, जो दादरी से लेकर के और कलबुर्गी की हत्या तक शामिल है। ठीक जी, संबित पात्रा साहब, आप कुछ कह रहे थे संक्षेप में, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। जी नहीं, वैसे तो केसी त्यागी जी कह रहे थे ना कि रानी झांसी को मारने वाले लोग, मुझे तो रानी झांसी तो बहुत पहले उनकी शहादत हुई थी, तो उसके बाद केसी त्यागी जी की पार्टी हमारे साथ 17 वर्षों तक थी। मुझे पता नहीं उन्होंने रानी झांसी को इतने लेट से क्यों पढ़ा, ये 2013 में क्यों पढ़ा, उससे पहले पढ़ लेना चाहिए था। जी ठीक। अरविंद जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, टीपू के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो ज्यादातर अंग्रेजों का लिखा हुआ है, और अंग्रेज वही हैं जिसको टीपू सुल्तान ने से बैर था, और अल्टीमेटली टीपू ने क्या उनको हराया और फिर खुद मारे गए। तो इसलिए अंग्रेजों के ब्यौरों के बेसिस पे, और दूसरा ये है कि इतने पुराने इतिहास के जो किस्से हैं, अगर वो उसने कभी एक इलाके को जीता और उस इलाके में बगावत के स्वर होंगे तो दबाने की कोशिश की, तो वो उस शासन की अपनी मुश्किलें हैं। इतिहास को अगर हम अपने वर्तमान पे और भविष्य पे इतना ला देंगे और हर बात पे ले आएंगे, तो हम इतिहास ही में रह जाएंगे, हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट कर लेंगे। तो संघ के लोग बार बार यही कर रहे हैं, लेकिन ये करके मुश्किल ये है कि उन्होंने कर्नाटक में काफी जगह अपनी बनाई थी, कर्नाटक के एक बड़े हिस्से में दंगा करा करा के उन्होंने सब जगह बनाई, लेकिन बिहार ने और बाकी जगह से जो जवाब मिला है इस तरह के बोलने का, इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के प्रयासों का, मुझे लगता है कि उससे सबक लेने की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से कम्युनलाइज किया गया बिहार चुनाव को, या कोशिश की गई उसको, उसका जवाब लोगों ने, आम लोगों ने जिस तरह का दिया है, उसके बाद जो बड़े बहादुर बन के वहां भाषण देते थे कि पटाखे कहां छूटेंगे, उनको आज तक होश नहीं है कि वो आके कम से कम यही कह दें कि हमारा बोलना गलत था या हमने गलत चीजों को समझा। तो ये एक बढ़ावा देना है, तो कायदे से इस चीज को अब रोकना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी फायदा भी नहीं दे रहा है। ठीक है चंदन साहब, संबित पात्रा साहब ने कर्नाटक की सरकार पर कोई गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति आप ठीक नहीं रख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि संबित जी, एक चीज है भारतीय जनता पार्टी और खास करके संबित पात्रा, जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो लॉ एंड ऑर्डर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है उस पर फेंक देते हैं, ये भूल जाते हैं कि कितना अच्छा था ये चाय पे चर्चा किया करते थे, अब गाय पे चर्चा करने लग रहे हैं। इनको लगता है इन सब से माहौल खराब नहीं होता। इनके मंत्री, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और इनके लीडर को डॉग एनालॉजी से क्यों इतना मोहब्बत है कि आप कभी माइनॉरिटीज को उससे कंपेयर करेंगे, कभी दलित से कंपेयर करेंगे, और मंत्री मतलब कोई आम इनके नेता और कहते हैं कि इससे देश का माहौल नहीं बिगड़ेगा, सोशल ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा। हम जान रहे हैं हमारी कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। संबित जी, कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई द्वेष नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर पर, हम यह आश्वस्त करते हैं, और वहां की सरकार ये काम करेगी। लेकिन जो आपकी सरकार और आपके नेता और आपकी विचारधारा जो पूरे देश के माहौल को सिर्फ धर्म के आधार पर देखने का प्रयास करती है, चाहे इतिहास को, यह सबसे बड़ी विडंबना है और यह सबसे बड़ा आपकी विचारधारा, अप्रोच और एटीट्यूड इस देश के लिए खतरनाक है। एक चीज मैं ठीक ही कहा अरविंद साहब ने कि देश और टीपू सुल्तान हो, शिवाजी भी, क्योंकि आरएसएस और इनकी विचारधारा तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी नहीं, उनका साथ दे रही थी। तो इनको जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया, इनको पछता नहीं है, क्योंकि इन पे सवाल खड़ा होता है, इन पे उंगलियां उठती है कि आपने तो ब्रिटिशर्स की दलाली की थी आपकी विचारधारा ने।
तो तमाम ऐसे जो सवाल हैं तो इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। कहते हैं नेशनलिस्ट, जब लेकिन इतिहास खुलता है तो हिंदुस्तान समझता है कि टिप्पू सुल्तान तो सबसे बड़े ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मराठा के खिलाफ। और आपको यह भी बता दें संबित जी, ठीक ही कहा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है टिप्पू सुल्तान पर, और यह भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जहां पे टिप्पू सुल्तान ने मंदिरों को दान दिया, मंदिरों के लिए जमीन दी, और मराठा और निजाम दोनों हुकूमत के खिलाफ टिप्पू सुल्तान लड़ा था। आप ये बता दीजिए क्या मधुकर उपाध्याय साहब, आप इस पूरे विवाद को जो ये टिप्पू सुल्तान को लेकर के उठा है, और ये जाहिर है कि बिहार चुनावों के बाद अभी इसकी शुरुआत हुई है, और इसका कारण ये था कि राज्य सरकार वहां टिप्पू सुल्तान की जयंती मनाने जा रही थी, किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर बिहार के चुनाव कुछ बाद में हुए होते या उसके नतीजे कुछ और हुए होते तो भी टीपू सुल्तान का मामला ना उठता कर्नाटक में या कहीं और, या कुछ और मामले ना उठते, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान का मामला तब भी उठाया जाता, क्योंकि जिस तरह से मैं दो नाम लगातार सुन रहा हूं, ये पूरी बहस में कई लोगों ने कलबुर्गी कहा, संबित पात्रा जी ने कलबुर्गी का जिक्र किया, केसी त्यागी जी ने कलबुर्गी का जिक्र किया। अब इशारा कहां है, क्या हो रहा है? क्योंकि आप कैसे भूल सकते हैं कि गिरीश कर्नाड ने, जिन्होंने टीपू सुल्तान के समर्थन में सिर्फ एक बयान दिया था, कहा गया कि उनका भी हश्र वही होगा जो कलबुर्गी का हुआ था। आप बेसिकली जो चाहते हैं वो पोलराइजेशन चाहते हैं, और वो आपको अब उत्तर भारत में, चूंकि बिहार ने बता दिया है कि पोलराइजेशन उस तरह मुमकिन नहीं है, तो दक्षिण आपके लिए जमीन बचती है जहां आप पोलराइजेशन कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। जी, संबित पात्रा साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के रूप में है, तो क्या उसमें जो कुछ भी घट रहा है, और खास करके बिहार चुनावों के बाद और उसके पहले हुई घटनाएं और अब जो कर्नाटक की घटनाएं हो रही है, उसमें कुछ सबक सीखा है? और क्या हम ये उम्मीद करें कि एक सहिष्णुता का वातावरण, एक समरसता का वातावरण और एक ऑल इंक्लूसिवनेस की बात भारतीय जनता पार्टी में होगी? देखिए, बड़ा आश्चर्य लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कानून की व्यवस्था लचर कांग्रेस की सरकार में हो रही है, और सबक भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, कलबुर्गी जी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि तमाम पैनलिस्ट से आप पूछिए तो वो बोलेंगे कलबुर्गी जी के हत्या में भारतीय जनता पार्टी का भी नाम जोड़ देते हैं, इस विचारधारा का भी नाम जोड़ देते हैं। मैं तो सवाल उठाता हूं, अगर सबको पता ही है कलबुर्गी जी को किसने मारा, तो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? ये पकड़े क्यों नहीं है? और अभी अरविंद मोहन जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आरएसएस दंगा करा के वहां पावर अख्तियार कर रही है कर्नाटक में। आप बताइए, आपको पता है कि आरएसएस कहां कहां दंगा करा रही है? तो पीआईएल दाखिल होना चाहिए कोर्ट में जाके। आरएसएस के सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आरएसएस के लोगों को जो दंगा करा रहे हैं, अगर आपको पता है तो तुरंत गिरफ्तारी करवाना चाहिए। सरकार तो कांग्रेस की है, वो शांति से क्यों बैठी हुई है? दंगाइयों को पकड़ क्यों नहीं रही है? उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल रही है? इससे इतना साफ हो रहा है कि करवाने वाला भी वही है, बदनाम करने वाला भी वही है। हमें धैर्य की आवश्यकता है, और ये सब कुछ सहने की क्षमता हमें होनी चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये इतना जानना चाहता हूं संबित पात्रा साहब, कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ घटित हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, उससे आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो आपके लिए संतुष्टि देने वाला है, या आप चिंतित हैं? देखिए, राजनीतिक जीवन में, मैं तो यहां छोटा हूं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव सभी होते हैं, केवल ऊपर ही चलते जाएं और कभी हार ना हो, ऐसा तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमेशा के लिए संभव है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से हम बहुत ऊपर चढ़े थे, आज हम बिहार में हारे हैं। हम एक कैडर बेस पार्टी है, चिंता करेंगे, और जिन जिन लोगों ने जो जो एडवाइस दिया है, वो सारा एडवाइस शिरोधार्य है, उनको हम सिर पे उठा के रखेंगे और आगे उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। जी, अरविंद जी कुछ करें। मैं एक छोटी बात ये पूछना चाहता हूं कि पार्टी अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी तो वो शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिंह और भोला बाबू जैसे लोगों से शुरू होगी, या फिर जिन्होंने पाकिस्तान में बम फूटने का बयान दिया, जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के कुत्ते से तुलना की, जिन्होंने दादरी कांड पे जिनको कुत्ता याद आ गया, वो उनके खिलाफ शुरू करेगी, क्योंकि मामला दोनों तरफ का है और पार्टी को दोनों से नुकसान हो रहा है। बहुत संक्षेप में संबित जी। जी, ये देखिए, ये प्रश्न अरुण जेटली जी से 2 दिन पहले पूछा गया था, उन्होंने कहा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
है। जब पार्टी में चर्चा नहीं हुई है तो मैं प्रवक्ता के नाते कैसे उत्तर दे सकता हूं? आप कुछ कह बहुत संक्षेप में, बिल्कुल वक्त कमी है। मैं कह रहा हूं कि संबित जी ये कह रहे हैं कि उनके नेताओं का बयान, उनके डिविसिव कमेंट्स, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स देश का माहौल खराब नहीं करते हैं। सिर्फ ये कानून व्यवस्था का मामला है, समाज एक वैक्यूम में जीता है और मंत्रियों का और उनके अध्यक्षों का कहने का कोई समाज पे असर नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित पात्रा, केसी त्यागी साहब, डॉक्टर चंदन यादव साहब, अरविंद मोहन जी और मधुकर उपाध्याय साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ घट रहा है उससे देश पर कोई विपरीत असर न पड़े और जो देश भर में घटनाएं हो रही हैं वो उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।